सांसदी छोड़कर विधायकी क्यों? किसका कॉल आया? क्या कहा गया? आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ों को कौन देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, ठीक है भाई, जीत कर आओ। तो मैंने लिटरली कह दिया। पॉलिटिक्स की भाषा में इसे डिमोशन कहा जाता है अगर किसी को सांसदी के बाद विधायकी लड़ने के लिए कहा जाए। आपके और नितिन गडकरी के बीच की बातचीत जिसमें आपने NH-39 का मुद्दा उठाया था। देखिए, एफर्ट में हमने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। सीट्स का गणित जो समझते हैं, समझाते हैं, उनकी भाषा में कहूँ तो सीधी की सीट फंसी हुई है। पॉलिटिकल एनालिसिस बोल रहे हैं तो नेचुरली वो अपने एनालिसिस पे बोल रहे होंगे। सीधी से 2 बार की सांसद रीति पाठक आज हमारे साथ हैं, जो इस बार भाजपा की टिकट से ही विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी हैं। पहला सवाल तो डायरेक्ट यही है जो सब पूछ रहे हैं, सांसदी छोड़कर विधायकी क्यों? किसका कॉल आया? क्या बात हुई? ये कोई स्वयं का निर्णय तो नहीं होता ना कि राष्ट्रीय पार्टी से कि आप सुबह सुबह उठे, आपने डिसाइड किया और आप चल दिए, कभी सांसदी लड़ने के लिए, कभी विधायकी लड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का निर्णय संगठन के नेतृत्वकर्ता लेते हैं और हमारे पार्टी के नेतृत्वकर्ता लेते हैं। और एक कार्यकर्ता के लिए जब भी कोई आदेश मिलता है, कार्यकर्ता उसका पालन करता है। मैं अपने आप को कार्यकर्ता मानती हूँ और मेरा सौभाग्य है। अब थोड़ा डिटेल में, ये लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन है, किसका कॉल आया? क्या कहा गया? क्या था वो दिन? आप सब जानते हैं कि इस समय राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ों को कौन देख रहे हैं। हमारे कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव जी, उनका कॉल आया। प्रदेश से भी हमारे संगठन मंत्री जी का कॉल आया और बात हुई इस विषय पर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बात किया और फिर ये निर्णय तय हुआ। अच्छा, अब दूसरा सवाल जो आपको थोड़ा सा असहज भी कर सकता है। केदारनाथ शुक्ला जो सिटिंग विधायक है यहाँ के, जिनका इस बार टिकट कटा, अगर पेशाब कांड ना होता तो लोग कह रहे हैं केदारनाथ शुक्ला का टिकट ना कटता, रीति पाठक को सांसदी छोड़कर या सांसदी के साथ साथ विधायकी ना लड़ना पड़ता। और अब वो निर्दलीय भी लड़ रहे हैं, ऑटो उनका शायद चुनाव चिन्ह है। ये होता तो ये ना होता, वो होता तो ऐसा होता। अब इस पे हम क्या बात कहें। ये तो अपने अपने कर्म है। जो जिस तरह के कार्य करते हैं उसका प्रभाव देर सवेर मिलता है। मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं स्वयं के बारे में भी कहती हूँ। और जब भी मैं अच्छा कोई काम करूँगी तो निश्चित रूप से आगे उसका प्रभाव अच्छा होगा। मैं यही मानती हूँ कि देखिए, जो पार्टी का है वही मेरे लिए सम्मानित है। जो पार्टी का नहीं है वो किसी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो आदेश किया है, मैं उस आदेश की ओर आगे बढ़ रही हूँ। जो पॉलिटिक्स समझते हैं वो चाणक्य कहते हैं कि पॉलिटिक्स की भाषा में इसे डिमोशन कहा जाता है अगर किसी को सांसदी के बाद विधायकी लड़ने के लिए कहा जाए। भाजपा ने 7 सांसदों को इस बार मैदान में उतारा है विधायकी लड़ने के लिए। क्या स्ट्रैटेजी है? क्या वजह लगती है? और आप इसको डिमोशन की तरह देखती हैं? अगर आपके प्रैक्टिकल लैंग्वेज में ये डिमोशन है, देन आई एक्सेप्ट इट। बिल्कुल मैं स्वीकार करती हूँ। और मैं तो ऐसा मानती हूँ कि एक कार्यकर्ता को चुना है उस उद्देश्य के लिए जो देश के लिए है। मैंने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था और मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, ठीक है भाई, जीत कर आओ। तो मैंने लिटरली कह दिया, आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी होगी भाई साहब। उन्होंने कहा, मेरी इच्छा नहीं, देश की इच्छा। ये सब सीधी विधानसभा का चुनाव नहीं है जिसको हम विधानसभा का चुनाव समझ रहे हैं। ये तो एक कड़ी है। आज तो हमारी नज़र पूरे देश की व्यवस्था पे है, जिसके नेतृत्व के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। आप सोचिए, ये छोटी बात नहीं है। जैसे आप डिमोशन कह रही हैं, मेरे लिए सौभाग्य है, बिल्कुल छोटी बात नहीं है। मैं अपनी पार्टी के लिए, अपने देश के लिए किसी काम आ जाऊं, इससे बड़ी बात क्या होगी। केदारनाथ शुक्ला के करीबी रहे हैं प्रवेश शुक्ला,
जो आरोपी थे सीधी में जो पेशाब कांड हुआ और पूरे देश ने जिस वीडियो को देखा और जिससे सब शर्मसार हुए, आपको लगता है उसने बीजेपी को भी बहुत डैमेज किया है? और उसका काट क्या है, कैसे उभरेंगे उस डैमेज से? और निश्चित रूप से किसी भी कार्यकर्ता की कार्यशैली जो होती है वो दल को प्रभावित भी करती है सकारात्मक रूप से, और नकारात्मक रूप से भी प्रभावित करती है अगर उसकी कार्यशैली नकारात्मक है तो वो कौन थे और किसके कार्यकर्ता हैं इस पर बात तो मैं नहीं करना चाहूँगी, लेकिन जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। और दुर्भाग्यपूर्ण और ये भी था कि वो मेरे सीधी विधानसभा में, सीधी जिले में हुआ, मेरे संसदीय क्षेत्र में हुआ। और इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि इस विषय के लिए मेरे पास कितना दुख है। जो खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बन सकती है, मेरा सपना हुआ करता था कि सीधी का नाम हो, मेरे संसदीय क्षेत्र का नाम हो, कुछ ऐसी चीज़ हो जिस पे हम राष्ट्रपति जी से पुरस्कार ले सके, ये मैं सोचा करती थी। पर अफसोस कि ये सपना पूरा नहीं हो पाया और ये नाम गलत तरीके से हुआ सीधी का। और ये बहुत ही बुरा, बहुत ही कष्टदायक है। आप बात कर रही हैं तो मैं इस पर बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत कष्ट है इस बात का, बहुत दुख है। और मैं सच बताऊँ तो मैं बात नहीं करना चाहती। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैं आभारी हूँ कि जिस तरह से उनकी संवेदना है गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, ऐसे वर्गों के लिए जो अंत्योदय की श्रेणी में आते हैं, और जो हमारे दल का एक उद्देश्य है कि अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उदय। तो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति रह रहे हैं, जो परिवार रह रहे हैं, उनके लिए उनके मन में संवेदना है, और भारतीय जनता पार्टी की संवेदना है, कार्यकर्ताओं की संवेदना है, जनप्रतिनिधि की संवेदना है। लेकिन ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बड़े संवेदनात्मक तरीके से इस विषय को लिया है। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कहीं न कहीं आज उस वर्ग को ये एहसास है कि प्रदेश का मुखिया हमारे साथ है और दल हमारे साथ है। सीधी पाठक का नाम जब यूट्यूब पर सर्च किया जाए या संसद की कार्रवाई में देखा जाए तो एक वीडियो का जिक्र जरूर आता है, आपके और नितिन गडकरी के बीच की बातचीत, जिसमें आपने NH-39 का मुद्दा उठाया था। यहाँ पर जाके सीधी में आम जनता से बात करो या सिंगरौली में भी आम जनता से बात करो तो वो ये समस्या उठाते ही हैं कि 10 साल हो गए, NH-39 बन नहीं पा रहा। NH-39 देखिए, सीधी तक तो ऑलमोस्ट चीज़ें हो गई हैं और बहुत कम टाइम में सीधी तक ये रोड कंप्लीट कर लेंगे। संसदीय क्षेत्र का मेरा हिस्सा है सिंगरौली ज़िला। सिंगरौली ज़िले का भी उसको मैंने 4 भागों में बांटा था, तो उसमें लगातार काम उसमें शुरू है। अभी भी मैं चुनाव के टाइम में मैं बीच में बात करती हूँ कि क्या हुआ, आगे काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, क्योंकि हम इसके बाद लोकसभा चुनाव में जाने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री प्राप्त हो और उसके लिए कोई ऐसा कारक ना हो कि कोई नकारात्मक विषय बने। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये समय पर ये हो। ये भी कहीं ना कहीं इसका भी एक नक्षत्र था देखिए, और इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर को काम मिलना और इतनी बड़ी कंपनी को काम मिलना और उसका ना कर पाना, फेल्योर हो जाना, फिर दूसरे को उसको टर्मिनेट करके दूसरे को काम करना। आदरणीय गडकरी जी ने इस बात को स्वीकार किया संसद में कि मैं लगातार इस बात के लिए प्रयास करती हूँ, मैं लगातार उनसे इस बात के लिए जिद करती हूँ कि NH-39 हमारे ज़िले का बनना चाहिए, और आप जैसे प्रैक्टिकल जो मिनिस्टर हैं, अगर वो नहीं कर पाएंगे तो हमें फिर कैसे उम्मीद रहेगी। तो उन्होंने तो बल्कि ये भी कहा था कि किताब ही लिख सकते हैं इसके बारे में, जितनी जिद और जितना प्रयास और जितनी मीटिंग्स NH-39 के लिए हुई है। देखिए, एफर्ट में हमने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। जो टेक्निकल चीज़ें हैं कभी कभी वो कभी लेट करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अपना टाइम उसी हिसाब से लेता है, पर मुझे पूरा यकीन है कि चुनाव के पहले तक इस रोड पे जल्दी कार्रवाई होगी, जल्दी काम होगा और हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। आज हम पूरे दिन सीधी घूम रहे थे तो हमें जनता से 3 सवाल एकदम कॉमनली पूछे गए। एक तो ये कि ललितपुर से लेकर जो सिंगरौली तक रेल परियोजना है उसका मुआवजा नहीं मिला, लोगों को नौकरियां नहीं मिली। दूसरा, रोज़गार, हमारे पास रोज़गार नहीं है, हमारे लिए रोज़गार का कोई साधन नहीं है, यहाँ पर काम नहीं हुआ। तीसरा, जगह जगह जो रोड की समस्या कह रहे थे, हालांकि आपकी तारीफ में हमें ये भी सुनने को मिला कि रीवा से लेके जो यहाँ तक का टनल है और जो रोड है वो भी एक फीडबैक है जो मिला। तो जो
पॉजिटिव है वो मैं आपको पॉजिटिव भी बता रही हूँ, जो नेगेटिव है वो मैं आपको नेगेटिव भी बता रही हूँ। इस पर आपकी राय? निश्चित रूप से देखिए, ये कैबिनेट का निर्णय है, केंद्र सरकार का निर्णय है कि देश की परियोजनाओं में ज़मीन के बदले नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये बहुत सीधी सी बात है, मैं कभी भी किसी को भ्रमित नहीं करती, और भ्रमित ना करते हुए भी मैंने 2000 से ज़्यादा युवाओं को नौकरी दी है, आपके चैनल पे मैं कहना चाहूँगी। और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, मुझे गर्व है इस बात पर। इतने लोगों को मुआवजे मिले हैं। मुआवजों का एक स्तर होता है, एक कड़ी होती है कि जिस क्षेत्र पे काम होता है उस क्षेत्र का मुआवजा का विषय जब कंप्लीट होता है तब हम दूसरे क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। और सीधी तक का, मधुरी तक का ये काम हम कर चुके हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, गजरी तक बढ़ रहे हैं, बहरी तक बढ़ रहे हैं। उस पर भी काम हो रहा है, उस पर भी बहुत लोगों को मिला है। कुछ लोग जो संतुष्ट नहीं हैं वो कोर्ट जा चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये 35 साल पुरानी परियोजना है रेलवे की, और आपको मैं बता दूं कि इस परियोजना को कोई पूछने वाला, 1 रुपए की राशि दिलाने वाला नहीं था जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। और हमारा सीधी तो बहुत रिच है, बहुत बड़े बड़े लोगों को इस सीधी ने देखा है, बहुत बड़े बड़े लोगों को, जिसने प्रदेश का नेतृत्व किया है। मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी जी अगर नहीं होते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर नहीं होती, इतना 80% तक का काम इस परियोजना में नहीं हो पाता, कभी कभी नहीं होता। और मैं पूरी चुनौती के साथ कहती हूँ लोगों के, आप जानती हैं जब लोग आते हैं तो कहते हैं कि रेलवे के मुआवजे मिले हैं तो मैंने अपनी बेटी की शादी कर ली है, मैंने अपना घर का सपना पूरा कर लिया है, मैंने भी ज़मीन खरीद के खेती की, मैंने अलग से खेती करना शुरू कर दिया है। लोग खुश हैं, लेकिन वो बच्चे दुखी हैं जिनको बहुत सारी कंडीशन में नौकरियां नहीं मिल पाई। उनके लिए मुझे भी कष्ट है और होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें मैं वो भी कर पाई हूँ जो उस कंडीशन में नहीं था, लेकिन फिर भी उनको नौकरी मैं दिलवा पाई हूँ, इस बात का मुझे संतोष है। लेकिन जिसके लिए मैं नहीं कर पाई हूँ, इसका मुझे असंतोष भी है। वक्त आने पर देखिए अब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो केंद्र सरकार का निर्णय है और वही डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि चीज़ें और बेहतर होंगी और अच्छी होंगी। रेल हमारे सीधी ज़िले में आएगी, हमने मेडिकल कॉलेज दिलाया है, हमने अपने संसदीय क्षेत्र में 9 स्टॉपेज किए हैं, हमने अपने संसदीय क्षेत्र में 2 ट्रेनें एक साथ हमने चलवाई हैं, और नवोदय विद्यालय है में, और माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज है, एयरपोर्ट है। तो 2 टनल आप ही बता रही हैं, ऐसे टनल की जो NH39 का टनल तो लोग देखने आते हैं, लोग उसको पर्यटक स्थल समझते हैं। और ऐसा टनल रेलवे का जो कभी संभव ही नहीं था कि इस घाटी से, ये इसके अंदर से रेलवे के टनल को बनाया जा सकता है। तो मैं अपने एफर्ट से खुश हूँ। और रही बात रोजगार की, तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी सीधी के लिए, जो मैं लगातार मैं बोलती भी हूँ, कभी कभी बोलती हूँ कि हमारा जो युवा है वो यहाँ से पलायन ना करे। इतनी व्यवस्था हो कि सीधी जिले में उद्योग स्थापित हो पाए और इकाइयाँ हों इतनी बेहतर कि हमारे बच्चे यहाँ पर काम कर पाएँ, हमारे युवा काम कर पाएँ। ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत सेंसिटिव है, और अगर किसी ने एफर्ट किया होता तो बहुत पहले ये चीज़ हो जाती। लेकिन अफसोस कि एफर्ट नहीं किया गया, अफसोस इस सीधी के विकास के लिए उतना काम नहीं किया गया जितना होना चाहिए था। एक आखिरी सवाल, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और यहाँ बैठ के सीट्स का गणित जो समझते हैं, समझाते हैं, उनकी भाषा में कहूँ तो सीधी की सीट फंसी हुई है। केदारनाथ शुक्ल का जो आप विरोध झेल रहे थे वो तो है ही, यहाँ पे कांग्रेस भी टफ फाइट दे रही है, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी टफ फाइट दे रही है, ये कहा जा रहा है। आपका एनालिसिस या आपकी उस पर राय? पॉलिटिकल एनालिसिस बोल रहे हैं तो नेचुरली वो अपने एनालिसिस पे बोल रहे होंगे, लेकिन अभी कोई अगर लेटर है या पेपर है तो मैं इसकी 101% की गारंटी आपको अभी लिख कर दे देती हूँ। बहुत बड़ी पॉलिटिकल एनालिसिस तो नहीं है, पर अपनी ज़मीन, अपने जन और अपने क्षेत्र की पहचान मुझे है, और अपनी पहचान भी मुझे है, और भारतीय जनता पार्टी की पहचान मुझे है। इस पहचान के आधार पर मैं ये एग्रीमेंट करना चाहती हूँ कि सीधी की सीट 100% निकल रही है। चलिए, आपने जिस कॉन्फिडेंस से कहा है इतना ही काफ़ी है, कोई एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये इंटरव्यू और ये क्लिप
उसी बात का प्रमाण रहेगी। आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें वक्त देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमने सोचा कि हम जब क्षेत्र में घूम रहे हैं और हमें क्षेत्र के अगर प्रतिनिधित्व करने वाले मिल जाएं तो उनसे एक क्विक बातचीत रिकॉर्ड कर ली जाए, ताकि जो सवाल जनता पूछती है वो सवाल हम भी उनके आगे आकर पूछ सकें, और जो सारे कयास लगाए जाते हैं चौक चौराहों और चौपालों पर बैठ के जो बातें डिस्कस की जाती है, उन बातों का भी उन बातों पर भी इनकी क्या राय है वो ले ली जाए। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय थे, मेरा नाम सोनल है। दी लैलन टॉप की विधानसभा कवरेज लगातार जारी है। हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से बात करके उनके मुद्दे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।